Now we will be starting exercise 6.2 of lines and angles. पहले we have to solve question number 1 और question number 1 में हमसे क्या बोला गया है, if the lines AB and CD are parallel to each other। देखिए AB और CD लाइन क्या है, आपस में parallel to each other है, और CD और EFB हमारे पास क्या है, आपस में पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास क्या है, AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू EF है, CD इधर भी आ रहा है, CD इधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये AB और EFB आपस में पैरेलल टू ईच अदर होंगे। तो इंप्लाइज दैट, इसका अब क्या मतलब है, इसका मींस है कि AB पैरेलल टू CD है, पैरेलल टू EF है। ठीक है, सो द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू EF है, CD आपका क्या है, यहाँ भी आ रहा है, CD आपका इधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, AB और EF भी आपस में पैरेलल होंगे। वही बात हो गई कि अगर x इक्वल टू है y, y इक्वल टू है z, तो x इक्वल टू z भी होगा ही होगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आप तीन चीजें वहां पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, आप वहां पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, और लास्ट क्या है, आप वहां पे को इंटीरियर एंगल्स का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑल्टरनेट एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तीनों लाइंस नहीं, अगर आपके पास दो लाइंस भी पैरेलल है तो आप ऑल्टरनेट एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट वहां पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमसे क्या बोला है, y और z का हमें रेशियो गिवन है, y और z का जो रेशियो गिवन है वो है 3:7 गिवन है। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको रेशियो गिवन होगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जब भी आपको रेशियो गिवन होगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि लेट द रेशियो बी 3x एंड 7x। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी है y की, ये वाली जो वैल्यू है ये है आपकी z की। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैं x में सपोज नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी x गिवन है, तो मैं क्या है यहाँ पे p में यूज कर लेता हूँ, 3p और 7p। अब देखिए अब क्या है, मेरे को y और z में कोई रिलेशन लेके आना है। ठीक है, अब क्या है, मेरे को y और z में कोई रिलेशन लेके आना है, तभी तो मेरे पास p की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, और अगर p की वैल्यू आ जाएगी देन मेरे पास y भी आ जाएगा, देन मेरे पास z भी आ जाएगा। सो मेरा जो पहला स्टेप है वो ये होगा कि मेरे को y और z में कोई रिलेशनशिप निकालना है। अब देखिए एक बात सुनिए आप कि सुनिए, अब देखिए हमें क्या पता है, एज CD पैरेलल टू EF है, CD और EF क्या है आपस में, ये जो CD लाइन है और ये जो EF लाइन है, these two are parallel to each other। पर अगर ये वाला एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल y होगा। क्यों, अरे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपसे मैंने क्या था बोला कि सेम साइड एंड सेम पोजीशन। सेम साइड देखिए दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के इस साइड में है, और क्या है, दोनों की सेम पोजीशन भी है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। ठीक है, सो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू y डिग्री। ठीक है, देखिए दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है, और क्या है, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y डिग्री हो जाएगा। अब देखिए EF क्या है, स्ट्रेट लाइन है, अरे EF क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो एज EF is the straight line, straight line, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस का z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अरे जो ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है ये तो 180 डिग्री का होता है ना, जी हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 कितना है, y प्लस का z इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y की वैल्यू है 3p, z की वैल्यू कितनी है 7p, आ जाएगा 180 डिग्री। तो 10p कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा, 180 अपॉन में 10 ये आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ अब क्या है, यहाँ से y और z की वैल्यू आ सकती है, जी हाँ बिल्कुल आ सकती है। यहाँ से क्या है, y और z की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। y कितना था मेरे पास, 3p था, तो 3 इंटू का 18 ये कितना आ जाएगा, 54 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। z कितना था, 7p, तो 7 इंटू का 18 ये कितना आ जाएगा, 126 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। अब देखिए अब हाँ, अब नाउ यू हैव टू टेल मी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द x। अब देखिए AB और EF आपस में पैरेलल टू ईच अदर है, ये तो हमें गिवन है।
अरे ए बी और ई एफ क्या है आपस में, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है ना। तो अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो क्या है, मैं ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर सकता हूं। देखिए मेरे पास z बन रहा है यूं यूं और यूं, z बन रहा है मेरे पास ये। अगर आपको ऐसे नहीं विजिबल है तो ग्रीन से देखिए, यूं फिर यूं फिर यूं, z बन रहा है। तो अगर मेरे पास z फॉर्म हो रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल z क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे पास z कितना आया था, तो एंगल x कितना आ जाएगा, 126 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। तो इसी के साथ क्या है, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। you can take this screenshot or you can note it down also, ठीक है। अब now we have to study क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने इधर ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, तब तक आप एक बार इसको रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है कि AB जो है वो पैरेलल टू CD है। तो अगर मेरे को AB और CD आपस में पैरेलल गिवन है तो मैं ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोइंसिडेंट एंगल्स का कांसेप्ट लगा सकता हूं, ठीक है ना। लगा सकता हूं ना, बिल्कुल लगा सकता हूं, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि EF परपेंडिकुलर टू CD। अगर आपसे क्या है बोला कि EF परपेंडिकुलर टू CD है, इसका क्या मतलब है, ये अगर क्या है मेरे पास EF है और ये मेरे पास CD है, परपेंडिकुलर मींस होता है कि 90 का एंगल हो रहा है फॉर्म EF और CD लाइन के बीच में। तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 का एंगल हो रहा है फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, EF परपेंडिकुलर टू CD गिवन है, ये रहा EF ये रहा CD। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। अब देखिए पहले क्या निकालना है, और हमें GED गिवन है 126 डिग्री, मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या है, मैं सबसे इजीली क्या मैं GEF निकाल सकता हूं। देखिए GEF ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ब्लैक वाला। अब देखिए सुनिए, GEF आई हैव टू फाइंड, ये पूरा एंगल जो है ये मेरे पास है 126 और इतना जो पार्ट है एंगल FED कितना है मेरे पास, तो एंगल FED, एंगल FED कितना है, ये है मेरे पास 90 डिग्री, ये तो मेरे को गिवन है। एंगल FED हो जाएगा, एंगल FED मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल GEF कितना हो जाएगा, अगर आप 126 दैट इज एंगल GED, अगर आप GED 126 में से FED माइनस कर देंगे तो GEF आ जाएगा। अगर आप GED माइनस FED कर देंगे तो आपके पास क्या है, GEF आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप इस पूरे में से अगर सिर्फ ये 90 वाला पार्ट माइनस हो जाएगा तो GEF आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो GEF क्या आ जाएगा, 126 माइनस का 90 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। तो इतना सा जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो हमारा GEF आ चुका है दैट इज 36 डिग्री, ठीक है। अब क्या निकाल सकता हूँ मैं इजीली, एंगल AGE, क्या मैं AGE निकाल सकता हूँ, AGE। अब देखिए सुनिए, आपको इसमें आपको ना यहाँ पे एक Z नजर आ रहा होगा, देखिए ये और ये Z नजर आ रहा है, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये और ये Z नजर आ रहा है। तो Z में क्या है, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा पूरा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। जी हाँ बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो SAB पैरेलल टू CD, एंगल AGE will be equal to एंगल GED will be equal to GED। ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। अरे ये देखिए, अगर हमारे पास AB पैरेलल टू CD है तो ये आपका Z फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये जो AGE होगा, ये वाला जो AGE होगा, ब्लू कलर वाला जो है, ये जो AGE होगा ये क्या होगा, ये GED के इक्वल नहीं होगा, इस वाले के पूरे इक्वल नहीं होगा,
होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। तो जीईडी हमें देखा है कितना 126 डिग्री, तो हमारा एजीई भी आ चुका है, एजीई आ गया, जीएफ आ गया। अब क्या बच गया, एफजीई बच गया। देखिए एफजीई, अब देखिए एफजीई को हाउ आई विल फाइंड, थोड़ा सा यू हैव टू यूज योर ब्रेन और आपका एफजीई भी आ जाएगा। अब देखिए सुनिए, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है हमेशा वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल होता है। एस ए बी इज द स्ट्रेट, एस ए बी इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस का, एंगल ए जी ई प्लस का एफ जी ई प्लस का एफ जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल, एफ जी ई ये वाला एंगल, एफ जी ई, इसका सम 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब देखिए एजी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अभी तो निकाला हमने एजी 126 डिग्री प्लस का एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई ये कितना आ जाएगा 180 माइनस का 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। इसी के साथ वी आर डन विद द ऑल थ्री पार्ट्स दैट वर आस्क्ड फ्रॉम अस, ठीक है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, PQ पैरेलल टू ST गिवन है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या गिवन है, PQ पैरेलल टू ST, और हमसे QRS, इसको मान लेते हैं X, हमसे X पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है, हमसे एंगल QRS दैट इज X डिग्री हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या है ना, वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे कि PQ को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और ST को भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और R से क्या है, एक लाइन वी आर ड्राइंग, एक लाइन वी आर ड्राइंग, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है इसमें, पहले तो एक्सपेंड कर दिया हमने, किसको एक्सपेंड हमने कर दिया, ST को। एक्सपेंड किसको कर दिया हमने, एक्सपेंड कर दिया हमने PQ को कर दिया एक्सपेंड, ये मेरे पास P है, ठीक है। और ड्राइंग अ लाइन थ्रू R such that काम करते हैं, कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं M, ये मान लेते हैं L, ठीक है, ये मान लेते हैं L, ये N, ठीक है, हाँ ठीक है। सच दैट ये जो ln जो है पैरेलल, आप ln को ना आप ये जो आपने ln लाइन ड्रॉ है ना करी, ये आपने ln जो लाइन ड्रॉ करी है दैट इज पैरेलल टू PQ, ये जो आपने ln लाइन ड्रॉ है करी दैट इज पैरेलल टू PQ, ln पैरेलल टू PQ, ये आपने ले लिया कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और आपको क्या है, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और आपको क्या है PQ पैरेलल टू ST ऑलरेडी गिवन है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए सुनिए, PQ इधर भी आ रहा है, PQ इधर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ln और ST भी आपस में पैरेलल होंगे नहीं होंगे, PQ इधर भी आ रहा है, PQ इधर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ln और ST भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे, ठीक है। वही बात है, x y है, y z है, तो x z भी होगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए, हमने क्या करा है, ST को हमने इधर को एक्सपेंड करा है, PQ को हमने उधर को एक्सपेंड करा है, ST को हमने इधर को एक्सपेंड करा है, PQ को हमने उधर को एक्सपेंड करा है, और हमने R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है सच दैट, जो हमने R से लाइन ड्रॉ करी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ln, और ये जो ln है ना लाइन, ये क्या है, हमने पैरेलल टू PQ ली है वाया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने क्या है, R से एक लाइन ड्रॉ करी है और उस लाइन का नाम है ln, और ये जो ln लाइन है ना ln, ये जो ln है लाइन, ये क्या है, पैरेलल है PQ, ये हमने लिया है वाया कंस्ट्रक्शन, ये हमने लिया है वाया कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। देखिए हमने क्या करा है, R से एक लाइन ड्रॉ करी है NL, और ये जो NL बोलो या फिर LN बोलो, बात एक ही है, और ये जो LN है लाइन, ये क्या है, पैरेलल है PQ के, वाया कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा लिया हुआ है, ठीक है। और PQ पैरेलल टू ST ये तो हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए LN इधर भी PQ आपके इधर भी आ रहा है, PQ आपके इधर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, LN और ST भी आपस में पैरेलल हैं। कहने का सेंस क्या है कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल टू ईच अदर हो गई हैं। तीनों लाइन कौन कौन सी, LN पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST,
ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर मेरे पास तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो मैं ऑल्टरनेट एंगल्स भी यूज कर सकता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यूज कर सकता हूं और को इंटीरियर एंगल्स का कांसेप्ट भी यूज कर सकता हूं। अब देखिए मेरे को क्या है ना, मेरे को क्या है, ये Q, ये M, ये R ट्रायंगल में फोकस करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या है, अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए और ये वाला एंगल आ जाए तो क्या है, मैं Q M R में क्या है, मैं सम एंगल प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि ये एंगल 1 ये सपोज कर लेता हूं और ये सपोज कर लेता हूं एंगल 2। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरे को एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है। अब देखिए PQ स्ट्रेट लाइन है, PQ स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 तो इसलिए आ जाएगा वाया लीनियर पेयर, ठीक है। तो एज PQ इज द ST स्टैंड फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 110 प्लस का एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, एंगल 1 आ जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 आ जाएगा आपका 70 डिग्री, एंगल 1 आ गया आपका 70 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए, अब नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल 2। अब देखिए एंगल 2 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सोचिएगा एंगल 2 कैसे निकाल सकता हूँ। अब देखिए एंगल 2 के लिए ये वाले m को ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ, m को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब उसके लिए क्या है, लेट मी यूज द डिफरेंट। अब देखिए क्या मैं ये वाला एंगल में निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये वाला एंगल हाउ आई कैन फाइंड, अरे को इंटीरियर एंगल्स को याद है, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। देखिए ये क्या है मेरे पास, ये SMR या फिर SM या फिर SR। ये SR क्या है हमारे पास, SR क्या है हमारे पास, ये है ट्रांसवर्सल। SR क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों जो भी हमारे एंगल्स हो रहे हैं फॉर्म हो SR या SM के उस साइड फॉर्म हो रहे हैं, दोनों उसके राइट हैंड साइड में हो रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो कोइंटियर एंगल्स का सीन क्या था, ऑन द सेम साइड बट डिफरेंट पोजीशंस, ऑन द सेम साइड बट डिफरेंट पोजीशंस। और कोइंटियर एंगल्स में यू हैव टू कीप इन माइंड कि दोनों एंगल्स का सम कितना था, 180 डिग्री होता था, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं एंगल 3 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल 3 है इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा वाया कोइंटियर एंगल्स, हो जाएगा ना। अरे देखिए ये वाला जो एंगल है हमारे पास STM जो है ये हमारे पास है 130 डिग्री, और ये जो एंगल 3 है, ये वाला एंगल 3 है, इन दोनों का सम कोइंटियर एंगल्स के थ्रू 180 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए सुनिए कोइंटियर एंगल्स जो होते हैं दे फॉर्म ऑन द सेम साइड, वरना ट्रांसवर्सल के दोनों राइट हैंड साइड में, वरना दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। और कोइंटियर एंगल्स में क्या होता है, सेम साइड होती है बट डिफरेंट पोजीशन होती है। एक लाइन के नीचे होता है फॉर्म और एक लाइन के ऊपर फॉर्म होता है, ST लाइन के नीचे और ये QM लाइन के ऊपर। देखिए और कोइंटियर एंगल्स में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोइंटियर एंगल्स हमेशा ऐसे होते हैं फॉर्म, ये वाला, इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, वरना आपके ऐसे फॉर्म होंगे। इसका सम और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका सम और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बता देता हूं। अब देखिए सुनिए, अब मेरे पास क्या है, लिख देता हूं ST पैरेलल टू PQ। तो क्या हो जाएगा 130 प्लस का एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोइंटियर एंगल्स, अब एंगल 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री, 180 माइनस 130 ये आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 50 डिग्री। अब देखिए क्या एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, सोचिए जरा, क्या एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, भाई साहब बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या थे, क्रॉस बन रहा है, ये वाला एंगल की इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अरे क्रॉस बनता है तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सो दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब लगा देते हैं इन ट्रायंगल QMR में, हम सम एंगल प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, ठीक है।
तो एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R का क्या नाम है, x नाम है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल Q कितना है, दैट इज एंगल 1, एंगल Q स्टैंड फॉर एंगल 1, एंगल M स्टैंड फॉर एंगल 2, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है 70, ये कितना है 50, प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 120 प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120, दैट इज x इक्वल टू एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। तो इसी के साथ क्या है, हमने एंगल QRS निकाल लिया है, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट और आप इसको नोटेड डाउन भी कर सकते हैं। टिल द टाइम आई एम रबिंग, यू शुड रीड क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नाउ इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट वी हैव टू डू, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। ये तो हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें गिवन है तो हम अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोइंसिडेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये z बन रहा है यूं और यूं, तो ये वाला जो एंगल होगा x के इक्वल होगा, तो x कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन आप लिख सकते हैं इसका एस AB पैरेलल टू CD, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया, ठीक हो गया। अब क्या है, अब देखिए अगर मैं इस एंगल को सपोज कर लेता हूं एंगल 1, तो हमारे पास क्या है, सीधी स्ट्रेट लाइन है। अरे सीधी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस 127 का सम 180 डिग्री होगा वाया लीनियर पेयर, ठीक है। तो एस CD इज द स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 प्लस का 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक हो गया, बिल्कुल हो जाएगा लीनियर पेयर के थ्रू। तो एंगल 1 आ जाएगा मेरे पास, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो एंगल 1 आ जाएगा आपका 53 डिग्री। एंगल 1 आ गया मेरे पास कितना 53 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल PQR में क्या सम एंगल प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, और उसके थ्रू क्या है मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यूज कर लेता हूं इन ट्रायंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी। एंगल P कितना है y, एंगल Q कितना है मेरे पास 50 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू x दैट इज 50 डिग्री, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल 1 दैट इज 53 डिग्री। तो y प्लस का 103 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y कितना आ जाएगा 180 माइनस 103, y आ जाएगा 77 डिग्री। इसी के साथ हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि PQ एंड RS आर द मिरर्स, ठीक है। PQ और RS क्या है हमारे पास मिरर्स है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोला ना, एक AB रे इंसिडेंट हुई, PQ मिरर से टकराई, इंसिडेंट होने के बाद क्या होती है, रे रिफ्लेक्ट होती है, BC इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो BC रे है ये क्या है, RS मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, अब क्या है CD इज द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द RS, ठीक है। AB इज द इंसिडेंट रे ऑन PQ मिरर, BC इज द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम PQ मिरर, ठीक है। अब BC इज द इंसिडेंट रे ऑन RS मिरर एंड CD इज द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम RS मिरर, ठीक है। अब देखिए PQ एंड RS क्या है, हमें दो मिरर्स गिवन है, और PQ पैरेलल टू RS भी हमें गिवन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूफ है करना कि ये जो AB है ना, ये जो AB है ये CD के पैरेलल है, दिस थिंग वी हैव टू प्रूफ। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है,
ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब अगर आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल दिखा दिया, सपोज कीजिए कि आपने ये वाला एंगल भी 20, ये वाला एंगल भी 20 प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये जो एंगल है क्या है, ये जेड में फॉर्म हो रहा है, देखिए जेड में फॉर्म हो रहा है ना, ये एंगल तो जेड में हो रहा है फॉर्म, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जेड में हो रहा है फॉर्म, ठीक है। तो अगर क्या है ना, आपने क्या है जेड में एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहा है यूज, ठीक है ना, वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहा है यूज। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो लाइंस है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि जेड में एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं। अगर ये लाइन ए बी है और अगर ये लाइन सी डी है, तो अगर ये लाइन पैरेलल होंगी तभी आप ऑल्टरनेट एंगल्स के कांसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर जैसे हमारे पास क्या है, दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स का कांसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जेड में एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, देन इसका मतलब क्या है, हमारे पास लाइंस दोनों पैरेलल भी हो जाएंगी। उल्टा भी इसका पॉसिबल है, जैसे x इक्वल टू होता है y, तो y इक्वल टू x भी होता है। सेम गोस हियर आल्सो, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि ये एंगल मेरे पास है 20, ये एंगल मेरे पास है 20, ठीक है। अगर क्या है z में मेरे पास दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, ये मेरे पास क्या है z, अगर मेरे पास z में दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होंगी। अगर सुनिए, अगर मेरे पास ये लाइन है ए बी और ये लाइन है पी क्यू, ठीक है। अगर मेरे पास क्या होता है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू मेरे पास गिवन होता, अगर क्या है ए बी पैरेलल टू पी क्यू मेरे पास गिवन होता, देन क्या होता, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू होता 20 डिग्री बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। देन एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू होता 20 डिग्री ईच बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर क्या है, अगर आपने एंगल ए बी पी और बी पी क्यू को आपने इक्वल बाय दिखा दिया, अगर आपने इन दोनों एंगल्स को, अगर आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आपने इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ए बी लाइन और पी क्यू लाइन तो आपस में पैरेलल टू ईच अदर होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए बी और पी क्यू भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपने जेड में एंगल्स इक्वल दिखा दिए, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक है। अगर क्या हमारे पास दो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, तो जेड में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास दो एंगल्स जेड में इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हो गई। अगर क्या है, मेरे पास ये जेड के दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस गिवन होती हैं, तो जेड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। और अगर आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल दिखा दिया, तो क्या है, आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली भी लाइन, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या है, यहाँ पे ए बी और सी डी को पैरेलल टू ईच अदर दिखाना है। देखिए ए बी क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ए बी है, ये क्या है मेरे पास, सी डी है, ठीक है। और जेड क्या बन रहा है मेरे पास क्या बन रहा है, जेड मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल दिखा दूंगा, अगर मैं क्या है जेड वाले एंगल्स को इक्वल दिखा दूंगा, इसका मतलब क्या है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे, बिल्कुल प्रूफ हो जाएंगे। अगर मैं ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा आपस में इक्वल दिखा दूंगा, अगर मैं जेड वाले एंगल्स को इक्वल दिखा दूंगा, इसका मतलब क्या है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, तो व्हाट वी हैव टू प्रूफ एंगल ए बी पी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ का आता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये वाला एंगल है मेरे पास एंगल 1, ये वाला एंगल है 2, ये वाला एंगल है 3, ये वाला एंगल है मेरे पास एंगल 4 है, ठीक है ना। ये हम इनको सपोज कर लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 हम लोग सपोज कर लेंगे। अब देखिए आपने क्या है ना, साइंस में हमारे पास क्या होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, अब देखिए पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है, नॉर्मल। तो देखिए सुनिए, यहां पे आपको याद रखना कि बी एन एंड सी एम आर नॉर्मल्स। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज ये क्या है, मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास अगर सरफेस है, नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन,
ठीक है, तो दिस विल बी द नॉर्मल, तो ये जो मार्कर है दिस विल बी द नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, ठीक है ना। अब देखिए बीएन एंड सीएम आर दी नॉर्मल्स, सपोज हाँ अब देखिए हाँ हमें क्या है पता, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्यों, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है एंगल 1, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है एंगल 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, the angle that is formed between the incident ray क्या है AB। angle of incidence क्या होता है, angle formed between the incident ray and the normal, ठीक है। angle of incidence क्या होता है, angle formed between the incident ray and the normal। incident ray क्या है AB, normal क्या है BN, तो angle 1 क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी BC, नॉर्मल क्या हो गया BN, इनके बीच में जो एंगल होगा फॉर्म वो क्या होगा एंगल R हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेते हैं पहली इक्वेशन। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इंसिडेंट रे हो जाएगी, CM नॉर्मल हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल I। CD क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, और CM क्या हो जाएगा नॉर्मल, तो क्या है यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल R, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हो जाएगा, रीजन वो भी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, ये मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, BN एंड CM आर दी नॉर्मल्स, और दो नॉर्मल्स हमेशा आपस में पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सो दो नॉर्मल्स आपस में हमेशा पैरेलल होती हैं, तो BN और CM भी क्या होंगे आपस में पैरेलल टू ईच अदर होंगे, ठीक है। दो नॉर्मल्स आपस में हमेशा पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, ठीक है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि अगर आपके पास सरफेस है, ठीक है, और अगर आपने उस सरफेस पे दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि जैसे आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, सपोज यू कैन जस्ट सपोज दिस इज अ सरफेस, ये मेरे पास सरफेस है। अब क्या है, मैंने इसके ऊपर दो नॉर्मल्स ड्रॉ करी हैं। नॉर्मल क्या होती है, द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एक मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये, और एक मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल टू ईच अदर होंगी, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो एकदम स्ट्रेट होगी, और ये वाली जो लाइन है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। तो जो भी हमारे पास नॉर्मल्स होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा पैरेलल टू ईच अदर होती है, ठीक है। तो BN पैरेलल टू CM, रीजन नॉर्मल्स are always parallel to each other। अब देखिए अगर हमारे पास BN और CM आपस में पैरेलल हैं, तो क्या हम इनके बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स का कांसेप्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर BN और CM आपस में पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स के कांसेप्ट को लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए अब देखिए क्या एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, क्या एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। देखिए ये और ये ग्रीन वाला Z बन रहा है, देखिए Z में एंगल हो रहा है ये वाले फॉर्म, ये वाला और ये वाला ग्रीन वाला, देखिए आप पार्ट Z में एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, बिल्कुल फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर क्या है एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 और 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब क्या है, मेरे को तो लेकिन ABC लेके आना है, लेकिन ABC में ना, ABC के अंदर क्या है, आपके दो एंगल्स आ रहे हैं, ABC के अंदर क्या है, दो एंगल्स आ रहे हैं। ABC स्टैंड्स फॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल BCD जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, ठीक है। एंगल ABC क्या है, ABC एंगल 1 प्लस 2 है, और एंगल BCD क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है,
ठीक है। हाँ, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना, अब क्या करते हैं हम दोनों साइड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को मैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके आगे का इधर सॉल्व कर देते हैं। अब एंगल 1 को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और क्या मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूँ? अब देखिए अब मैं एंगल 1 को एंगल 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ABC स्टैंड्स फॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ABC स्टैंड्स फॉर एंगल 1 प्लस का एंगल 2, इसलिए क्या है मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख रहा हूँ। कहां से? यहां से। अब एंगल 4 को तो एज इट इज आप छोड़ सकते हैं। और क्या मैं एंगल जो एक और है 4, क्या मैं इसको एंगल 3 लिख दूं? क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि BCD स्टैंड्स फॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 में यहां से यूज कर रहा हूं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बताइए कितना बन रहा है? एंगल ABC फॉर्म हो रहा है, ABC फॉर्म हो रहा है, और ये BCD फॉर्म हो रहा है। तो अगर एंगल ABC और एंगल BCD आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज therefore AB parallel to CD। इसी के साथ we are done with exercise 6.2।